हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम बात करेंगे संघ सरकार के बारे में। देखो, संघ सरकार के बारे में जिसका उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, और इसमें पहली वीडियो पर हम बात कर चुके थे कि संघ सरकार क्या होता है, इसके अंग क्या क्या होते हैं, और जो केंद्र में और जो राज्य में मंत्रियों की संख्या होती है न्यूनतम और अधिकतम वो कितनी होती है, उस पर हम चर्चा कर चुके थे। और आज के श्रृंखला में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के बारे में हम मात्र आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 और 55 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 52 के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, जो आर्टिकल हमारा 52 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अगर इनके निर्वाचन की बात कर लें तो इनका जो निर्वाचन हुआ था, क्योंकि जब संविधान बना तो संविधान सभा के द्वारा पहली बार इनको चुना गया 1950 में, लेकिन उसके बाद फिर 1952 में चुनाव हुआ, और 1952 के बाद 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और इसके साथ साथ ही वह सर्वाधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये भी नवनिर्वाचित हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो पद के रूप में किस नंबर पर है और व्यक्ति के रूप में किस नंबर पर है, तो उसको भी यहां पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वर्तमान में हैं, तो ये व्यक्ति के रूप में किस नंबर की हैं और ये पद के रूप में किस नंबर की हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति के रूप में वह किस नंबर की हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो द्रौपदी जी हैं ये व्यक्ति के रूप में 15वें हैं, ठीक है। व्यक्ति के रूप में कौन सी हैं, 15वें हैं। और पद के रूप में बात करें तो पद के रूप में कौन सी हैं, 16वें हैं। अब देखो यहां पे आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति के रूप में 15वें क्यों हैं, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल जो था सबसे लंबा था, अर्थात 2 पंचवर्षीय वो लगातार भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे, इसलिए 2 बार रहे। इसलिए व्यक्ति के रूप में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कम हो जा रहा है। अर्थात व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें तो व्यक्ति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो 15वें हैं, और पद के रूप में देखा जाए तो कितने हैं, 16वें हैं, ठीक है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं क्योंकि ये नवनिर्वाचित हैं, तो इनकी हम बात कर लें कि इनका निर्वाचन कब हुआ और निर्वाचन के बाद ही शपथ ग्रहण कब किए, और इनसे जो बनने वाले खास क्वेश्चन है वो क्या क्या है, उस पर हम थोड़ा सा यहां पे देखते हैं। देखिए, अगर इनकी बात करें तो इनका जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ, तो इनका चुनाव हुआ, दिख रहा है आप लोग को, हाँ, इनका चुनाव जो था वो हुआ 18 जुलाई 2022 को हुआ इनका चुनाव। और अगर इनकी हम मतगणना अर्थात काउंटिंग की बात करें तो मतगणना कब हुई थी इनकी, 3 दिन बाद यानी 21 जुलाई को इनकी मतगणना हुई। और मतगणना अगर हुई तो फिर इनको शपथ कब दिलाया गया, तो इनको शपथ दिलाया गया 24 जुलाई को। कब दिलाया गया, इनको शपथ दिलाया गया 24 जुलाई 2022 को, ठीक है। अब अगर हम शपथ की बात कर ले, शपथ दिलाएगा कौन, क्योंकि उस समय सीजीआई कौन थे, क्योंकि सीजीआई ही क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।
और उस समय सीजीआई कौन थे? तो वर्तमान में सीजीआई चेंज हो चुके हैं, लेकिन उस समय जब द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ दिलाया गया तो उस समय भारत के राष्ट्रपति, भारत के सीजीआई थे एनवी रमना। कौन थे? एनवी रमना। एनवी रमना जी उस समय भारत के सीजीआई थे और ये किस नंबर के थे? तो 48 अर्थात 48वें नंबर के ये भारत के सीजीआई थे, लेकिन वर्तमान में तो चेंज हो चुके हैं, तो आपको पता होगा, क्योंकि सीजीआई के संबंधित जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनकी, सॉरी निर्वाचित नहीं कह सकते हम, नियुक्त कह सकते हैं, जो नियुक्त हुए हैं उनका हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, कैसे उनको नियुक्त किया गया और कैसे वहां पे वो, अर्थात किसी व्यक्ति को हम सीजीआई नियुक्त करते हैं तो कौन करता है और कैसे उनकी प्रक्रियाएं होती है, ये समस्त जानकारियां हम उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है और पहले जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। अब द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं यहाँ पे हम और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कहां से? नहीं सॉरी, झारखंड में ये राज्यपाल रह चुकी थी। झारखंड में ये क्या थी? ये राज्यपाल रह चुकी थी वहां की, झारखंड की। और हम बात करें तो इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म था उड़ीसा में। उड़ीसा के कहां पे? मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और इसके साथ साथ ये भारत की सेकंड महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, तो यहां तक हम चर्चा कर चुके। आगे देखते हैं आर्टिकल हमारा 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एग्जाम के बारे में। अब देखिए यहां पे क्या है, आर्टिकल 53 में किस चीज के उल्लेख किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 53 को पढ़ने के लिए हमको 2 आर्टिकल उसके खंड भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 53, इसमें 2 खंड हैं इसके। एक है आर्टिकल 53 का खंड 1 और एक है आर्टिकल 53 का खंड 2। ठीक है, अब ये क्या है? देखो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ सरकार की समझ शक्ति, संघ सरकार की, लिखो, संघ कार्यपालिका की समझ शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब क्या है? यानी जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। वो सभी राष्ट्रपति के नाम के हिसाब से वो कार्य किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्य स्वयं करे या राष्ट्रपति उसको किसी भी अधीनस्थ, कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से राष्ट्रपति उसे करवा सकता है, लेकिन जो राष्ट्र कार्यपालिका की शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पे जो वास्तविक या जो नामात्र का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? वास्तविक अगर नामात्र की बात करें तो नामात्र कौन हो जाएगा? नामात्र का हो जाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होगा वो कौन हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है इस पर हम विचार करेंगे अभी आने वाले आर्टिकल्स में। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसमें आता है आर्टिकल 53 का खंड 2 और आर्टिकल 53 का खंड 2 में कहता है कि समस्त या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें तो ये इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, क्योंकि हमारे यहां पे जल, थल, वायु, ठीक है, ये सेनाएं कार्य करती हैं और इन तीनों सेनाओं को अगर देखा जाए तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और इसी आर्टिकल में कहा गया है कि तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भले ही वह मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसी में कहा गया कि
जब आपातकाल आपातकाल लागू हो करने या लागू करने की बात आएगी तो लागू कौन करेगा बताइए? राष्ट्रपति ही आपातकाल को लागू करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 53 खंड 1 आपको समझ में आ गया होगा और 53 का जो 2 है उसमें वो भी समझ में आ गया होगा। 53 का 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा और इन जो तीनों सेना होंगे उनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। यहाँ की नियुक्ति और रिमूव करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन परामर्श किससे लेगा? मंत्रिपरिषद से परामर्श लेगा। और आपातकाल की दृष्टि में या आपातकाल लगाने का भी प्रावधान किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। या आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति का जो चुनाव है, निर्वाचन कैसे होता है, आर्टिकल 54। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आर्टिकल 54 क्या है। आर्टिकल 54, ठीक है, आर्टिकल 54 क्या है? आर्टिकल 54 देखिए, इसमें इधर देखिए, आर्टिकल 54 में कहा गया है भारत का या राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन ठीक है, निर्वाचन की बात कर ले तो इस निर्वाचन के मंडल में कौन कौन भाग लेगा और कौन कौन भाग नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है वो कैसे होता है इस आर्टिकल में हम यहां पे समझेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है इनका निर्वाचन कैसे होगा? इनका निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में इनका निर्वाचन होगा। अब ये इनडायरेक्ट क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है? ठीक है, देखो चुनाव की जो बात करें तो चुनाव हमारा या वोट देने का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष, और एक होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्या होता है? जैसे हम किसी को वोट करते हैं, हमने किसी को वोट किया, अगर गांव में आप होंगे तो आपको पता होगा कि हम प्रधान जी को वोट करते हैं और जो जिला पंचायत के मेंबर होते हैं उनको वोट करते हैं और जो बीडीसी वाले होते हैं उनको वोट करते हैं। तो जनता जब किसी को वोट करती है तो उस कंडीशन में वो चुनाव कैसा होता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट या प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे द्वारा चुना गया मेंबर किसी को वोट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष। ठीक है, समझते हैं पहले। यहां पे देखिए, जैसे हमने कहा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है, जैसे हम लोग हैं ये हम क्या है? ये जनता है और जनता अगर किसी को वोट कर दे रही, जैसे हमने कहा किसी को वोट मतलब क्या होगा? जैसे हम प्रधान जी को वोट करते हैं, गांव के जो प्रधान होते हैं, या हमने क्या किया? मेयर को वोट किया। ठीक है, या हमने सभासद को वोट किया, या हमने किसको वोट किया? या हमने मान लीजिए वोट किया किसको? विधायक जी को, विधायक या विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हमने वोट किया। ठीक है, किसको वोट किया हमने? विधानसभा के मेंबर यानी विधायक को, लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर हमने किसको वोट किया? एमपी। एमपी मतलब कौन से? लोकसभा वाले। तो इस कंडीशन में जनता क्या कर रही है? इनको डायरेक्ट चुन रही है, और जब डायरेक्ट चुनेगी तो ऐसा जो चुनाव होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष चुनाव अर्थात डायरेक्ट चुनाव, क्योंकि डायरेक्ट जनता वोट कर रही है। लेकिन अगर यही लोग, इनको हम यहां रखते हैं, देखो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये जनता है या हम है, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, तो यहां पे क्या हुआ? हमने किसको चुना? हमने चुना विधायक को या विधानसभा के जो मेंबर हैं उनको हमने चुना, लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद हमने जो लोकसभा के एमपी हैं उनको हमने चुना। ठीक है, अब ये लोग जाकर के किसी अन्य को वोट कर दें, यानी ये जब जाकर किसको वोट करेंगे? ये जाकर के वोट कर रहे हैं किसको? राष्ट्रपति को वोट कर रहे हैं। तो ऐसा जो चुनाव होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जैसे होता है, ये चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है अर्थात इनडायरेक्ट होता है। अब इसमें शामिल कौन कौन होता है? क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें सभी लोग शामिल नहीं होते। ठीक है, अर्थात जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती, जनता के चुने गए जो मेंबर होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वही उनको वोट करते हैं। ठीक है, वही क्या करते हैं? उनको वोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन शामिल होता है। देखिए,
ठीक है, देखिए देखिए कौन कौन शामिल होगा निर्वाचन प्रणाली में, कौन कौन शामिल होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। पहली बात करते हैं, सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ध्यान देने बात यह है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, निर्वाचित, इसका मतलब क्या होगा अभी हम समझेंगे। उसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसके बाद सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से यहां पे आप देखिए कि ये जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, इन निर्वाचित हमने क्यों लिखा। ठीक है, हमने क्यों ऐसा लिखा कि निर्वाचित लोग यहां पे शामिल होंगे, या ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं। हम बात करें तो हमारे यहां पे क्या है, संसद है, संसद, और इसके अंग की बात करें तो अंग कितने होंगे बताओ, 3, लेकिन सदन कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या है या एमपी है वो कितने हैं बताओ, 543। लेकिन पहले जो थे 545 हुआ करते थे। 2 ऐसे व्यक्ति थे, 2 एंग्लो इंडियन थे जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था। लेकिन याद रखो कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नॉमिनेट कर दे रहा है बिना चुनाव के, तो क्या वह व्यक्ति उसको वोट करेगा या नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा। इसलिए यहां पे संविधान सभा के मेंबरों ने बनाया कि जिसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसलिए यहां पे कहा गया कि वह व्यक्ति, सिर्फ वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी या वोट कर सकता है जो नवनिर्वाचित होगा, अर्थात जो निर्वाचन होकर के वह लोकसभा में या राज्यसभा में आया होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या लोकसभा के जो मेंबर होंगे वह सिर्फ निर्वाचित मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा कि जो भी निर्वाचित मेंबर होगा वही पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर राज्यों की बात कर ले तो राज्यों में क्या होगा, देखो प्रत्येक राज्य में हमारे यहाँ पे विधानमंडल तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो विधानमंडल की अगर बात करें, क्योंकि जो केंद्र में संसद है वैसे ही राज्यों में क्या होता है, राज्यों में होता है विधानमंडल। ठीक है, और यहां भी अगर देखा जाए तो क्या होता है, विधानसभा और क्या होती है, विधान परिषद होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है, और वो कैसा है, कौन कौन से हैं, वो आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे, जहां पे टॉपिक होगा वहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कहा गया कि जो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि यहां पे क्या होता है, एक मेंबर को या एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल नॉमिनेट करता है। लेकिन जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वर्तमान में नहीं है, उसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रावधान चला रहा है निर्वाचन का, वो अभी भी हमारे संविधान में या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में है। यानी वही व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है जो व्यक्ति निर्वाचन होकर के वह विधानसभा में आया होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन अगर कोर्ट में आएगा तो कैसे आएगा और आप गलत कहां करके आओगे। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपसे क्वेश्चन यहां तक या वाले जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल गलत होंगे ही नहीं। क्यों, देखो पहले यहां पे हमने क्या लिखा कि लोकसभा के जो निर्वाचित मेंबर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के जो निर्वाचित मेंबर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन याद रखो कि विधान परिषद के मेंबर यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ये डायग्राम आपके दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए, एकदम बैठ जाना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ, पहले हमने कहा कि लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर। लेकिन हुआ क्या कि एक 17वां अमेंडमेंट हुआ, 17, ठीक है, कौन सा 17वां अमेंडमेंट, 70 अमेंडमेंट एक हुआ
और उस अमेंडमेंट के माध्यम से ये 1992 में हुआ, और उस अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ पे 2 यूटी अर्थात 2 केंद्र शासित प्रदेश को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया। और कौन कौन थे? दिल्ली और पांडिचेरी, क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, और अगर मुख्यमंत्री है तो इसका मतलब है कि वहां विधानसभा है। ठीक है, तो याद रखो, यहां पे नोट कर लीजिए आप कि 17वां अमेंडमेंट हुआ 1992, और इस अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है, क्या क्या होगा? दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। ऐसे ही यहां पे किया गया पांडिचेरी या पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, देखो अभी हमने एक बात की कि हमारे यहाँ पे 2 ऐसे यूटी हैं, लेकिन अगर हम सब पर चर्चा करें तो हमारे यहाँ पे 3 यूटी थे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अभी नहीं है, लेकिन वहां पे परिसीमन आयोग बनाया गया है। और जब वहां पे निर्वाचन आयोग ने आरटीआई के माध्यम से ये मांगा कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने वाले, क्योंकि चुनाव अभी हुआ राष्ट्रपति का, तो वहां पे मांगा गया, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। तो सकता है कि आगे अगर आए तो आगे अगर वहां जब चुनाव होगा, बनाया जाएगा, तो वो भी, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के जो विधानसभा के मेंबर होंगे वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखो अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के मेंबर ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये समझ में आपको आ गया होगा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा और क्वेश्चन में आप गलती क्या करोगे। तो यह बात आपको याद रखना है कि जो विधान परिषद है वो लोग यहाँ पे शामिल नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 55 क्या है। आर्टिकल 55 हमारा क्या कहता है, चलिए आर्टिकल 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब क्या होगा कि कैसे उनका निर्वाचन होगा। क्योंकि निर्वाचन में अगर देखा जाए तो उसमें राज्य के भी मेंबर आते हैं और केंद्र के भी आते हैं। तो उनमें हम क्या करते हैं, उनमें उनकी जो वोट वैल्यू होती है उन वोट वैल्यू को बराबर करते हैं। और एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली और गुप्त मतदान। वो क्या होता है, तो वो सभी जो रीति है वो आर्टिकल 55 में इनके बारे में चर्चा की गई है। तो यहां पे कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो कहां से लिया गया है, इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। अब इसको पढ़ने के लिए हमको आर्टिकल 55 का 3 खंड पढ़ना पड़ेगा। एक आर्टिकल 55 का खंड फर्स्ट, आर्टिकल 55 का खंड 2 और आर्टिकल 55 का खंड 3। ठीक है, खंड 1 में बात किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक रूपता होगी। और 2 में बात किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में समतुल्यता होगी। और यहां पे कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, आनुपातिक मत प्रणाली। और कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और गुप्त मतदान से इनका चुनाव होगा, गुप्त मतदान से, ठीक है, इनका चुनाव होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है और इस बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पे कम से कम हमको समझाने में 10 मिनट तो लग ही जाएगा। लेकिन अगर हम इसको समझाएंगे या आज हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। और सोचते हैं कि कल इसको इस क्लास में हम कंटिन्यू करें। और आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो हमारी कैसे लग रही है। और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।